नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अमेरिका ने इजरायल, हिजबुल्लाह और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए तेज किए कूटनीतिक प्रयास। बेरूत पर भीषण हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने दागे दर्जनों रॉकेट। इजरायल के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए रुकी उड़ानें। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रूस के शहर कजान के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस यूक्रेन संघर्ष के अलावा पश्चिम एशिया के हालात पर हो सकती है चर्चा। कई देशों से होगी द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए समझौता। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के बाद दोनों देशों में बनी सहमति। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस 3 स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में करेंगी प्रचार। ट्रंप उत्तरी कैरोलिना के तूफान प्रभावित क्षेत्र का करेंगे दौरा। और सुर्खियों के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी बड़ी खबरें। अमेरिका के गोपनीय और खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद से अमेरिकी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में अब इस बात की खोजबीन जारी है कि आखिर ये दस्तावेज लीक कैसे हुए। इस बीच इजरायल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़ाई कहां रुकेगी। इजरायल की जवाबी कार्रवाई से संबंधित दस्तावेजों के लीक होने से भले ही ईरान को थोड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर उनके अपने ही सिस्टम में ईरान का भेदिया कौन है, जिसकी पहुंच अत्याधुनिक गोपनीय खुफिया जानकारियों तक है। अब अमेरिकी प्रशासन लीक हुए दस्तावेजों की जांच में जुट गया है। दरअसल शुक्रवार को एक टेलीग्राम चैनल ने कथित अमेरिकी खुफिया जानकारियों से जुड़े दस्तावेजों को प्रकाशित किया, जिससे पता चलता है कि इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। उपग्रह चित्रों के जरिए तैयार किए गए इन दस्तावेजों में ईरान पर इजरायली हमलों की योजना का जायजा लिया गया है। लीक दस्तावेजों से पता चलता है कि इजराइल अपने सैन्य उपकरण को ईरान के पास के ठिकानों पर ले जा रहा है। 8 से 16 अक्टूबर के बीच इजराइल की तीनों सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास में लड़ाकू विमानों के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को भी शामिल किया गया। इससे पता चलता है कि इजराइल ने हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी हमलों की तैयारी कर ली है। प्रॉक्सी वार के लिए विशेष बल के गठन की भी योजना है। परमाणु हमले से जुड़ी जानकारी भी इसमें उपलब्ध है। हालांकि इजराइल हमेशा परमाणु हथियारों के होने से इनकार करता है, लेकिन इन दस्तावेजों से उसके पास घातक हथियारों के होने के संकेत भी मिलते हैं। इन दस्तावेजों के लीक होने के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है। यूएन परमाणु निगरानी एजेंसी में अपने परमाणु संयंत्रों को इजरायली खतरों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। ईरान ने इसी महीने की 1 तारीख को इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया था। तब से दुनिया की निगाहें इजराइल पर टिकी हुई हैं कि वो ईरान से इन हमलों का कब और कैसे बदला लेता है। लीक दस्तावेजों से स्पष्ट हो जाता है कि ईरान पर इजरायली हमला कितना घातक और बड़ा होगा। फिलहाल इजराइल की कैबिनेट ने ईरान पर हमले को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। तो दस्तावेज लीक होने के बाद में अमेरिकी प्रशासन जहां सख्ते में है और इस पर खोजबीन जारी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़ाई कहां रुकेगी, कहां तक पहुंचेगी। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार अतुल अनेजा। बहुत बहुत स्वागत अतुल जी आपका डीडी न्यूज की तरफ से। सीधा सवाल आपसे यही है कि अब ये जो लड़ाई है, देखिए हमें अब ये समझना होगा कि आखिर ये किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इजराइल बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान पर। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं ये क्या संकेत दे रहे हैं?
देखिए, 1 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था ईरान की तरफ से इसराइल, जी उसमें हमने देखा 180 मिसाइल की तरफ दागी गई थी इसराइल के ऊपर। और उसमें से कई मिसाइल्स ऐसी थी जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। हम्म, तो और नेवातिम एयरबेस, जहाँ पर F-35 का अड्डा है, जो प्लेन्स यूज किए गए हैं बमबारी के लिए, नसरल्ला जो लेबनान में अटैक्स हुए हैं, कुछ गाजा में हुए हैं, उसमें F-35 का इस्तेमाल हुआ। तो इसलिए F-35 बेस को सक्सेसफुली अटैक किया ईरान ने। तो कैपेबिलिटी तो दिखा दी थी। अब उसका जवाब अब इसराइल को देना है। जी अब इसराइल कैसे उसको जवाब देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिटेलिएशन की क्षमता नहीं है ईरान के पास। अगर अटैक होता है ईरान के ऊपर, तो वो इतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता कि अ, ईरान के पास पलटवार करने की क्षमता खत्म होगी। वो रहेगी जी इजरायली अटैक के बाद। और वो क्षमता इतनी होगी कि अनुमान लगाया जा रहा है, अभी डेफिनेट हमें पता नहीं है, कि अगर ईरान 500 के करीब मिसाइल दागता है, 180 उसने 1 अक्टूबर को की, जी अगर 500 के ऊपर इसराइल के ऊपर हमला करता है, तो कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा इसराइल का, जिसमें एयर डोम, एरो, अब वो थर्ड मिसाइल्स भी लग रही हैं वहां पर, हम्म, कि वो इतनी सारी मिसाइल्स को रोक सके। तो इसलिए इसराइल को ये भी कैलकुलेट करना है व्हाट डे आफ्टर हमने किया, तो उसके बाद ईरान के पास भी क्षमता है और डेटरेंस है। हम्म, इसीलिए ऊपर से प्रेशर आ रहा है, डोमेस्टिक प्रेशर इसराइल के ऊपर, कि भाई आपने 1 अक्टूबर को ईरानियन हमला हुआ है, उसकी जी कार्रवाई अभी तक आपने नहीं की, तो एक डोमेस्टिक प्रेशर भी बन रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को लेके ऊपर से ये लीक की बात हो गई है। अब वो लीक जब होता है, वो एक तो उसमें ये पता चलता है कि इसराइल तैयारी बहुत बड़े पैमाने से कर रहा है। वो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए अच्छा है, इसराइल की डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, कि भाई लीक से पता लग रहा है बड़ी कार्रवाई करने के उस पर थे। लेकिन आपको जरूरी नहीं, अब लीक एक बार हो गया तो पुरानी प्लान के अनुसार तो अब जाओगे नहीं। ठीक बात है थोड़ा टाइम गेन हो रहा है इस टाइम पे इसराइल के ऊपर। तो अभी भी स्पष्ट नहीं है पराक्रम जी कि क्या रवैया एग्जैक्टली लेगा। क्या न्यूक्लियर अब ईरान ने, जैसे आपने अभी कहा कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेज कर दिया है कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला हो सकता है, और वो एक तरह से एक वॉर क्राइम होगा, ये ईरान की तरफ से आ रहा है। जी तो इसलिए अभी भी स्थिति, कार्रवाई करनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो कार्रवाई की ही नहीं 1 अक्टूबर के अटैक के बारे, तो उसके लिए एक तरह से इजराइल के लिए एक तरह से शर्मनाक तरीके की एक स्थिति पैदा और होगी। जबकि उस बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी हमला हो चुका है। बिल्कुल। और वो भी, अब एक जो दूसरी बात हो रही थी ना पराक्रम जी, के जी हिजबुल्ला पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसके 10 लोग मार दिए गए हैं, नसरल्ला को हटा दिया गया है। लेकिन आज भी आपकी रिपोर्ट ही बता रही थी कि आज भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं इसराइल के ऊपर हिजबुल्ला की तरफ। और एक जो हुआ है वो प्रधानमंत्री के घर पे, जो एक उनका वो रिजॉर्ट जैसी एक जगह है जहां पर वो रहते हैं, कई जी बार जाते हैं वीकेंड्स वगैरह के लिए, वहां पर अटैक हुआ है। तो एक तरह से पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी हिजबुल्ला की भी अभी, और ईरान के पास भी अभी क्षमता है। लेकिन इस वक्त इसराइल के पास एक डेफिनेट प्लान बनाना, कि जिससे एक तरह से बड़ा धक्का लगे रेजीम को, ईरान की रेजीम को, तो अभी तक इस तरह का ऑल्टरनेटिव सामने नजर नहीं आ रहा। जी अगर उसका पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें कि एक्शन के बाद रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद डे आफ्टर क्या होगा, क्योंकि सारी चीजें सोच के होगी। तो एक तरह से स्थिति इतनी स्पष्ट और इतनी पॉजिटिव नहीं है इसराइल की तरफ। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी का इंट्रोडक्शन आ रहा है। जी अमेरिकन जो है बेरूट पहुंचे हैं, उसके बाद वो मिल रहे हैं इसराइलीज को। तो सडनली हम देख रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी बीच में आ रही है, क्योंकि जो एक तरह से युद्ध की स्थिति है, उसमें एक तरह से स्टेलमेट सा आ रहा है। तो स्टेलमेट जब ये आता है, तब गुंजाइश बनती है डिप्लोमेसी और बातचीत की। पहला हम आज देख रहे हैं कि बातचीत के बारे में इजरायलीज की तरफ से भी उनकी भी विश लिस्ट आई है नेतन्याहू की तरफ से, कि वो अगर हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर करेंगे तो कंडीशंस क्या होंगी। बात कंडीशंस की नहीं है, बात मुद्दा यह है कि बातचीत के लिए एक तरह से तैयारी है इसराइल की तरफ से।
तो एक डिप्लोमेसी का टेंजेंट निकल रहा है, क्योंकि स्टेलमेट आ गई है इस वक्त। जो युद्ध के जो थिएटर है जी, उसमें एक स्टेलमेट है। लेकिन अतुल जी, जब ये बड़ा हमला ईरान की तरफ से हुआ था इजराइल पर, उसके बाद हमने देखा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस वार्ता करके ये कहा था कि ईरान को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। और उसके बाद में हमने ये देखा कि अमेरिका का ये बयान आता है कि इजराइल को प्रतिक्रिया करने का, जवाब देने का अधिकार है, हमला करने का अधिकार भी है अपने लिए। लेकिन उसमें यह भी कंडीशन अमेरिका जब ये डालता है कि जितना नुकसान ईरान ने आपका किया उतना ही आपको करना है, तो ये कैसे संभव होगा? इसमें अमेरिका की भूमिका को कैसे देख रहे हैं उस वक्त जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव भी सिर पर है? इसलिए इस वक्त जो अमेरिका में स्थिति है, चुनाव की स्थिति है, तो अमेरिका इस वक्त नहीं चाहेगा कि एक बड़ी प्रेसिपिटेशन हो इस रीजन में, जो उसके चुनाव के जो एक तरह से उसके डायनेमिक्स पे असर पड़े। तो इसीलिए अमेरिका की तरफ से रिस्ट्रेंट की बात हो रही है कि भाई लिमिटेड आप अटैक करो। तो ये एक तरह से प्रेशर बना हुआ है इजराइल के ऊपर। तो एक फैक्टर ये आता है इजराइल के ऊपर। दूसरी बात पराक्रम जी, जो हेडलाइंस में कम आती है वो है कि ईरान और रशिया का जो रिलेशनशिप है जी, वो भी क्वाइटली पीछे से उस पर भी काम हो रहा है। हमने देखा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और इधर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो तुर्कमेनिस्तान में मिले हैं जी। जो रूसी टेक्नीशियंस हैं वो ईरान में तैनात हैं। वो थर्ड के लिए अगर अमेरिकन कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो S-300 मिसाइल, जो S-400 ईरान के पास है, पैरेलल प्रोसेस वो भी चल रहा है। वो कहाँ है ये मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स, ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और ऑयल टर्मिनल्स के बाहर हैं। तो इसलिए वो भी एक फैक्टर, जब लोग अपने की तैयारी करते हैं तो वो एक इंटरनेशनल फैक्टर वहां भी देखेंगे। भाई अगर हमने किया हमला तो क्या रूस कूद पड़ेगा इसके अंदर? ठीक है, ये भी समझने वाली बात होगी। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच में अब ये देखना है कि आखिर ये लड़ाई कहां जाकर के थमती है। अतुल जी हमारे साथ बने रहिए, यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। पाकिस्तान में 22वें संशोधन विधेयक के पारित होने के साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़े हो गए हैं। दरअसल इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार समाप्त हो गया है। आलोचकों का कहना है कि ये संशोधन पाकिस्तानी न्यायपालिका के ताबूत में आखिरी कील है। 26वें संशोधन की बात हम कर रहे हैं। 26वां संशोधन जो हुआ है उसमें पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा बताया गया है। The Constitution 26 Amendment Bill। भारी आपाधापी और तीखे विरोध के बीच आखिरकार पाकिस्तान में 26वां संविधान संशोधन कर दिया गया। जिस भागादौड़ी के बीच रविवार देर रात पाकिस्तान की संसद ने इसे मंजूरी दी,
उसी बिजली की गति से राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए। इस संशोधन के साथ ही पाकिस्तान में लोकतंत्र का चरित्र और चेहरा बदल गया है। आलोचकों का कहना है कि ये संशोधन पाकिस्तानी न्यायपालिका के ताबूत में आखिरी कील है। संविधान संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार छिन गया है। प्रधानमंत्री को 3 सीनियर मोस्ट जजों में से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यकाल 3 साल तक सीमित कर दिया गया है। शहबाज शरीफ सरकार का तर्क है कि इस संशोधन का लक्ष्य चुनी हुई संसद को सर्वोपरि बनाना है, जबकि कानूनविदों का कहना है कि अब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट वहां की सरकार की इकाई बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान सरकार को इस संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जुटाने में पसीने आ गए। जेल में बंद इमरान खान के सांसदों में से कुछ को तोड़कर संशोधन पारित कराया जा सका। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अनुसार शरीफ सरकार ने सेना की मिलीभगत से ये कदम उठाया है ताकि स्वतंत्र जजों को चीफ जस्टिस ही ना बनने दिया जाए। आलोचकों का मानना है कि इमरान खान की पार्टी को इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्टों से मिल रही राहत से बौखलाई सरकार और सेना ने न्याय व्यवस्था में बड़े बदलाव कराए हैं। इसलिए अब कोई भी मुकदमा किसी भी हाई कोर्ट से लेकर दूसरे को देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया है। हाई कोर्ट्स के किसी मामले के स्वतः संज्ञान और एजेंसियों को निर्देशित करने के अधिकार को भी खत्म कर दिया गया है। शहबाज शरीफ सरकार इसी संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संवैधानिक अदालत का गठन भी चाहती थी, लेकिन उस पर सहयोगी दल राजी नहीं हुए। इन संशोधनों का सबसे पहला असर इसी महीने होने वाली सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर नजर आएगा। माना जाता है कि रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का झुकाव शहबाज सरकार और सेना की तरफ रहा है, लेकिन दूसरे सबसे सीनियर जज मंसूर अली शाह इन दोनों के एजेंडे को सूट नहीं करते। पीटीआई सहित बहुत से समूह चेतावनी दे रहे हैं कि ये मनमानी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर छोड़ेगी। तो पाकिस्तान की संसद में 26वें संशोधन के बाद में जिस तरीके की स्थिति बनी है अतुल जी, और अब हम ये कह रहे हैं कि पहले ही पाकिस्तान में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी वो खतरे में थी, लेकिन अब जो सर्वोच्च न्यायालय है पाकिस्तान का उसके अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? पराक्रम जी, एक बेसिक इक्वेशन है इस वक्त पाकिस्तान में जी। मिलिट्री को सुप्रीम रहना है किसी भी स्थिति में, ठीक है। मिलिट्री को चैलेंज कहाँ से आया था? इमरान खान की पार्टी से। तो हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा, बल्कि मई 9 को जो अटैक्स हुए थे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह पे, तब से हम देख रहे हैं कि इमरान खान को पूरी तरह से कमज़ोर करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ लंदन में थे, उनको वापस लाया गया। इमरान खान जेल में कई तरह के केस उनके ऊपर चलने शुरू हुए। तो वो प्रोसेस आगे चली जा रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार आई है जो मिलिट्री के साथ काफ़ी क्लोज है, तो इसलिए मिलिट्री का वो काम तो हो गया शहबाज शरीफ के आने पर। अब लेकिन इमरान खान का खतरा अभी भी है। इमरान खान की वापसी कैसे हो सकती है? अगर वो लीगल रूट से वापस आए जी। और लीगल रूट पे बाकी तो लोअर कोर्ट्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक तरह से एक पिवट था जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। आपको याद होगा कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे फैज़ ईसा के पहले बंदियाल, वो काफ़ी क्लोज थे इमरान खान के, तो काफ़ी राहत मिली थी इमरान खान को जब तक बंदियाल थे। बंदियाल के बाद जो आए हैं चीफ जस्टिस फैज़ ईसा, और ये आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा गया कि फैज़ ईसा जो है नवाज शरीफ और फौज के करीब रहे। अब इस स्थिति को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया गया है अमेंडमेंट के थ्रू, ये इतना कमज़ोर कर लिया और पार्लियामेंट को इतना सुपीरियर उसके लिए कर दिया है। पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के साथ फौज जी, इसका पलड़ा इतना भारी हो गया है कि अब जो मेन चैलेंज आ रहा है इमरान खान से, उसके लिए वो जुडिशियल चैलेंज नहीं रहेगा। उनकी इमरान खान के पास वैसे एक ही विकल्प रहेगा, वो है स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन। बांग्लादेश की थोड़ी बात हुई, मुझे लगता है इशारा उस तरफ था कि अब बाकी दरवाजे बंद हो रहे हैं सिस्टम के, तो एक ही विकल्प है इस वक्त इमरान खान और पीटीआई के लिए, वो है इतनी ज़्यादा स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस करें या एक तरह से फ्रॉम बिलो, एक तरह से रेवोल्यूशन की तरह अगर जाए, तो वो ही एक बड़े आंदोलन की जरूरत होगी।
जी, लेकिन अतुल जी, हमने ये देखा है, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि सेना जो है वो हावी रही है सत्ता पर। पाकिस्तान में हमने देखा कई बार तख्ता पलट भी सेना ने किया है वहां पर। लेकिन अब जब इस तरीके के अधिकार जो हैं, जब यदि हम आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो हालांकि पाकिस्तान के लिए तो इस तरह की बातें करना बेमानी ही है, लेकिन अब तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब जो थोड़ी बहुत भी सुविधाएं थी या व्यवस्था थी लोकतंत्र की बहाली की, वो भी अब खतरे में है पाकिस्तान में। वो बिल्कुल, वो डेमोक्रेसी का तो मतलब ही नहीं है वहां पर अब। एक तरह से जब से नवाज शरीफ और वो आए तो वो तो फिक्स हो गए। पहले अगर आप देखें मिलिट्री कैसे फिक्स करती है डेमोक्रेसी को। इमरान खान जब जीते थे 2017-18 की अगर बात करें हम, तो इमरान खान और वहाँ के जो आर्मी चीफ तब जो थे बाजवा जी, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग रही, आईएसआई के साथ अंडरस्टैंडिंग। हमीद गुल आईएसआई चीफ थे, तो तब के बाद हम देख रहे हैं कि इमरान खान को लाए। बट व्हेन इमरान खान टर्न रोग और इंडिपेंडेंट माइंडेड, एक तरह से वो मॉन्स्टर की तरह वो बात नहीं माननी उन्होंने शुरू की, फौज के अगेंस्ट चले गए, बाजवा के अगेंस्ट चले गए, तो इमरान खान को फिर हटाना था। फौज को सुप्रीम रहना है, लोकतंत्र की बात नहीं है यहाँ। तो इमरान खान को ये किया गया। अब जो है एक कंप्लायंट जुडिशरी इनको चाहिए, फौज का पूरी तरह से शिकंजा और डेमोक्रेसी का बिल्कुल खात्मा हो जी। वही रहेगा, टोकनिज्म रहेगा, एक पार्लियामेंट रहेगी, नेशनल असेंबली रहेगी, वो सब रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस मूव के बाद जो मिलिट्री है उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, और वो मिलिट्री किसी भी स्थिति में कोई भी बदलाव वहां पर कर सकती है, और ऐसे में लोकतंत्र की हत्या वहां पर होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल अनेजा जी इस दोनों खबरों के विश्लेषण के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ खबर दुनिया की में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो खबर दुनिया की में आज हमने विश्लेषण किया दो महत्वपूर्ण खबरों का। ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव और जो कड़वाहट बढ़ती जा रही है वो आखिर कहां तक थमेगी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो 26वां संशोधन करके वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या की जा रही है उस पर हमने हमारे विशेषज्ञ के साथ विश्लेषण किया। और हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों खबरों के जो मायने हैं वो बेहतर तरीके से आपने समझे होंगे। इसी के साथ खबर दुनिया की में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं विश्व भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल रूस के शहर कजान के लिए रवाना होंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष के अलावा पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ब्राजील की राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का आगामी रूस दौरा रद्द हो गया है। 19 अक्टूबर को घर में हुई एक दुर्घटना में उनके सिर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें ब्राजीलिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने दिल्ली में NDTV वर्ल्ड समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने कहा कि दुनिया को भारत के नेतृत्व की जरूरत है और ग्लोबल साउथ को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से काफी उम्मीदें हैं। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बड़ी सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर समझौता हुआ है। भारत और चीन फिर से पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हुए हैं। समझौते पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बन गई है। तुर्की में 2016 में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के मास्टरमाइंड होने के आरोपों का सामना करने वाले धार्मिक नेता फतेहुल्लाह गुलेन का अमेरिका में स्वनिर्वासन में निधन हो गया। गुलेन शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो उनके आलोचक बन गए। उन्होंने एर्दोगान को तानाशाह करार दिया था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का एक बार फिर समर्थन किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए।
अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कीव के लिए $400 मिलियन नए सैन्य पैकेज की घोषणा की। इसके तहत हथियारों को खरीदने में मदद मिलेगी। मिस्र ने लंबे संघर्षों के बाद मलेरिया को हराने में सफलता हासिल की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी घोषणा की। WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया।